हमारा टॉपिक है क्रिया। सबसे पहले बात करते हैं क्रिया की परिभाषा की। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ होता है करना। प्रत्येक भाषा के वाक्य में क्रिया का बहुत महत्व होता है। प्रत्येक वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है। किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है क्रिया। क्रिया के करने वाला कर्ता कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। अब है क्रिया के उदाहरण। लड़कियां गेंद खेल रही हैं, अध्यापिका पढ़ा रही है, बच्चे हंस रहे हैं, अली पुस्तक पढ़ रहा है, बाहर बारिश हो रही है, बाजार में बम फटा, बच्चा पलंग से गिर गया, गुड़िया नाच रही है, राम दूध पी रहा है, विक्रम कॉलेज जा रहा है, मेरे लिए दूध लाओ इत्यादि। अब बात करते हैं धातु की। धातु की परिभाषा क्या है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जिसका उदाहरण है पढ़, लिख, हंस, आ, जा, खेल इत्यादि। सामान्य रूप से धातु के आगे न लगाने से धातु का जो सामान्य रूप होता है वो हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे कि पढ़ प्लस ना पढ़ना, लिख प्लस ना लिखना, हंस प्लस ना हंसना। अब आते हैं क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः दो भेद हैं। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। एक अन्य शब्दों में समझाने की कोशिश करें तो कहें कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो ही भेद मिलते हैं। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। अब सबसे पहले है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या रहेगी? सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो। मतलब जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े उसे हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। एक आसान या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा अगर कहें तो वह क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पे न पड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो, उसे हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के उदाहरण क्या क्या हैं? अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है, माली ने पानी से पौधों को सींचा, रमेश पुस्तक पढ़ता है, मैं विद्यालय जाता हूँ, पंकज पानी पीता है, उपेंद्र दूध पी रहा है, नीतू खाना बना रही है, गीता फूल तोड़ रही है, राजू कपड़े धो रहा है इत्यादि। इन सभी उपयुक्त वाक्यों में पानी, पुस्तक, पौधे, पढ़ता है, जाता है, पीता है शब्द क्या है? कर्म है, क्योंकि कर्ता का सीधा फल किन पे पड़ रहा है? इन्हीं पर। सकर्मक क्रिया के दो भेद दिए गए हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया, दूसरा है विकर्मक क्रिया। अब सबसे पहले बात करेंगे एक कर्मक क्रिया की। एक कर्मक क्रिया की परिभाषा क्या रहेगी? जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो तो उसे हम क्या कहेंगे? एक कर्मक क्रिया। एक सरल शब्दों में कहें तो इसकी परिभाषा को, जिस सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। इनके उदाहरण है दुष्यंत भोजन कर रहा है, श्याम फिल्म देख रहा है, नौकरानी झाड़ू लगा रही है। अब है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया की परिभाषा में हम क्या कहेंगे? द्विकर्मक अर्थात दो कर्मों से युक्त। जिन सकर्मक क्रियाओं में एक साथ दो दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है। कभी कभी वाक्य में दो कर्म होते हैं, एक गौण कर्म और दूसरा मुख्य कर्म। गौण कर्म क्या होगा? यह क्रिया से दूर होता है, प्राणीवाचक होता है और विभक्ति सहित होता है। मुख्य कर्म क्या रहेगा? यह क्रिया के पास में होगा, अप्राणीवाचक होगा और विभक्ति रहित होगा। एक अन्य शब्दों में सिंपल सी परिभाषा अगर हम कहें या सरल शब्दों की परिभाषा की बात करें, जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो तो उसे हम द्विकर्मक क्रिया
कहते हैं। इसके उदाहरण है, मोहन ने सोहन को घड़ी दी, मैं सचिन को पत्र लिखूंगा, अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। अब है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्ता के काम करने का फल कर्म पे ना पड़कर कर्ता पर पड़े उसे हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। सरल या दूसरे शब्दों में कहे तो जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वह अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता है, क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है। अकर्मक क्रिया के उदाहरण क्या है? योगेश हंसता है, घोड़ा दौड़ता है, सुप्रिया चलती है, पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चा रो रहा है, कुत्ता भौंकता है, कविता हंसती है, टीना सोती है, बच्चा रोता है, आदमी बैठा है, गौरव रोता है, सांप रेंगता है, बिल्ली भागती है, लड़की सोती है, हाथी बैठा है, इत्यादि। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की परिभाषा को जानने के बाद अब हम ये पहचानेंगे कि सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान कैसे की जाए। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या, किसे, किसको इत्यादि प्रश्न करने से होती है। यदि कुछ उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है और यदि न मिले तो क्रिया अकर्मक होगी। इसके उदाहरण है, प्रश्न किसने मारा, उत्तर क्या रहा? किशोर को मारा। फिर प्रश्न आया क्या खाया, उत्तर खाना खाया। ये सभी क्रियाएं जो हैं, ये जो उदाहरण दिए गए हैं, ये सब सकर्मक क्रिया के उदाहरण है क्योंकि इसमें उत्तर हमें मिला है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। अब है संयुक्त क्रिया। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। सरल शब्दों में कहें, दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण, घनश्याम रो चुका, किशोर रोने लगा, वह घर पहुंच गया, रोहित खाता जा रहा है, अजय गाता चल रहा है। संयुक्त क्रिया की एक विशेषता यह है कि उसकी पहली क्रिया प्राय प्रधान होती है और दूसरी उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, इसमें सकना क्रिया है, पढ़ना क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। हिंदी में संयुक्त क्रियाओं का उपयोग पूर्णतः या सबसे अधिक किया जाता है। अब है संयुक्त क्रिया के भेद। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के 11 मुख्य भेद हैं। आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, नित्यता बोधक, आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। नाम धातु क्रिया, वह क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनते हैं उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। इनका उदाहरण है रंगना, लजाना, अपनाना, गरमाना, चमकना, बुदबुदाना इत्यादि। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे उसे हम या उस क्रिया को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण है, मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती है। पूर्वकालिक क्रिया, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों और उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो उस पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण, पुजारी ने नहाकर पूजा की, राखी ने घर पहुंचकर फोन किया, धर्मेंद्र पढ़कर सो गया। मूल क्रिया, जो क्रिया एक ही धातु से बनी हो, ना तो किसी अन्य धातु से उत्पन्न हुई हो और ना ही एकाधिक धातुओं के योग से बनी हो, उसे हम मूल क्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है, चलना, पढ़ना, लिखना, आना, बैठना, रोना। ये सभी जो क्रियाएं हैं ये सब किसमें है? मूल क्रिया। उसने पत्र लिखा, रमेश आया, ये सब मूल क्रिया के ही उदाहरण हैं।
नामिक क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे हम नामिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण दिखाई देना, दाखिल होना, सुनाई पड़ना। समस्त क्रिया जो क्रिया दो धातुओं के योग से संपन्न हो तथा जिसमें दोनों धातुओं का अर्थ बना रहे उसे हम समस्त क्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण है खेलकूद, उठ बैठ, चल फिर, मारपीट, कहा सुन इत्यादि।